हेलो क्लास, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। हम क्लास 9 की साइंस कंप्लीट कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए थे। अब हम उस चैप्टर की बात करेंगे जो तीसरे नंबर पर है, यानी जब हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था या हमने इज मैटर प्योर पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने हमको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट और कंपाउंड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो हम उसी के बाद कंटिन्यू करते हैं। थर्ड चैप्टर है और उसमें एटम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। एटम क्या होता है? हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे चारों ओर की सारी वस्तुएं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे क्या हैं? मैटर है। चाहे वो प्लास्टिक हो, वुड हो, चाहे एयर हो, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, कोई भी एग्जांपल हम लें, वो सारे क्या हैं? मैटर हैं। तो वो मैटर किससे मिलकर के बने हैं? हमको बताया गया है कि मैटर मिलके बने हैं एलिमेंट से। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट क्या है? सबसे छोटा, इस मैटर का सबसे छोटा सब्सटेंस है। मतलब अगर आप अब इसको ब्रेक करोगे तो ये वो एलिमेंट नहीं रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं प्लास्टिक की बात करती हूँ और प्लास्टिक का सबसे छोटा सब्सटेंस क्या है? वो एलिमेंट है। अगर हमने इस एलिमेंट को ब्रेक कर दिया तो अब ये प्लास्टिक नहीं रहेगा, अब आप इसके अंदर चले गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि यहाँ ये अगर मैटर कोई एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे हाउसेज हैं, तो ये एलिमेंट क्या है? एक हाउस है। आप ये सबसे छोटा हाउस है, लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसको ब्रेक करने पे ये हाउस तो बचेगा नहीं, टूट जाएगा, लेकिन आप इसके अंदर जरूर चले जाएंगे कि इसमें और क्या क्या है। तो एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनी मैटर, है ना। इसके बाद इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एलिमेंट काय का बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपली बात करेंगे एटम्स की। तो एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं एटम्स के। एटम भी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। अब तो हो गया, इससे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का कुछ भी नहीं होगा। अब हम जो भी पढ़ेंगे इस एटम के अंदर समराइज कर लेते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन कि आज से 500 BC, मतलब ये कितना हुआ? लगभग 2500 साल पहले की बात हो रही है, और इससे भी ज्यादा कि उस समय पे जो महान दार्शनिक थे या फिलोसफर्स थे, जिनमें हमारे महर्षि कणद थे, जो हमारे भारत से थे, हमारे इंडिया से थे, उन्होंने बताया कि हमारे चारों ओर के जितने भी पदार्थ हैं वो एक ऐसे तत्व से मिलकर बने हैं जो सबसे छोटा है और जिसको क्या नहीं किया जा सकता? डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। सो उस पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला? परमाणु। और उसको ऐसे ही लिखेंगे अपन, परमाणु। ये किसने ये बात बोली थी? महर्षि कणद ने, ठीक है, महर्षि कणद ने। अब बात आती है, यही बात और किन लोगों ने बोली? ग्रीस में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, वहां पे भी इसी टाइप के काम चल रहे थे, वहां पे भी बहुत दार्शनिक थे। उसी टाइम के दौरान उन्होंने भी यही पता लगाया कि सबसे ज़्यादा छोटा पदार्थ का एक पार्ट होता है, मैटर का एक पार्ट होता है, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? उसको महर्षि कणद ने तो परमाणु बोला, लेकिन ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उन्होंने उसको बोला एटम, ठीक है। अब उनकी भाषा में एटम का मतलब भी क्या था? जिसको डिवाइड ना किया जा सके, जो कैसा है? इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है। एटम इनडिविजिबल है, ये तो उस समय के दार्शनिकों ने बोल दिया, लेकिन आगे चलकर इतना जरूर समझ में आ गया कि इस एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इस एटम के चारों ओर जो इस एटम की कक्षाएं या सेल्स होती हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, वहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। और इस एटम के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम कब डिस्कस करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं कि हमारी अब तक की खोज क्या, जो चैप्टर है उसके अनुसार क्या चल रहा है कि महर्षि कणद ने और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन लोगों ने बताया कब? 500 BC के टाइम पर
कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम और वो इनडिविजिबल है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इसके बाद आते हैं डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या किया कि इन्हीं चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए। अभी तक तो ये सब बात कौन बोल रहे थे, फिलोसफर्स बोल रहे थे, दार्शनिक बोल रहे थे, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं हुए थे। अब उस पर एक्सपेरिमेंट्स किसने किए, डाल्टन साहब ने किए। तो डाल्टन साहब ने बोला कि भैया जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब जब भी कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि दो एलिमेंट मिलते हैं, आपको मैं एलिमेंट्स भी बता चुकी हूँ कि एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ मैटर, ठीक है, और एलिमेंट मिलकर के बना होता है मॉलिक्यूल और एटम से। तो जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तब क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्स के बीच में क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये बात किसने बोली, रिएक्शंस होती हैं। और ये बात बोली डाल्टन ने कि भैया रिएक्शंस होती हैं। और फिर उन्होंने बोला ये रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, जो उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि कौन, एटम। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके मध्य होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपके एटम्स के बीच में। अब इन्होंने कुछ क्या किए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स मतलब ऐसी बातें जो इन्होंने मान करके अपने निष्कर्ष निकाले थे, हम उनके बारे में बात करते हैं। आपके जो पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अभिधारणाएं, अभिधारणाएं जो उन्होंने फॉलो करके क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इनका जो निष्कर्ष था यानी इनका जो कंक्लूजन था डाल्टन साहब का, उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर हैं, यहाँ पे इनका कंक्लूजन लिखते हैं कि जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, एटम से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने बोली कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये पहली बात इन्होंने बोली। दूसरी बोली कि एटम कैसा है, इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि बाद की रिसर्च में हमने ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, पर इतना तो है कि एटम इज इंडिविजिबल। दूसरी चीज कि इन्होंने और बोला कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके मध्य होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कौन करता है, यही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। चौथी चीज बोली कि जो मास है, जो टोटल मास है किसी केमिकल रिएक्शन में, वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब कि ना तो वो मास क्रिएट हुआ है ना, और ना ही वो कैसा है, डिस्ट्रॉय हुआ है। मतलब जितना मास शुरू में था उतना मास उतना ही रहेगा। अगर आप दो एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन करा रहे हो तो उनका जो टोटल मास होगा वो बाद में भी कैसा होगा, बराबर होगा। भले ही वो जो नया कंपाउंड बन रहा हो वो कुछ अलग बन रहा हो, लेकिन जो मास है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इन्होंने यही बोला कि मास कैसा है, कंजर्व रहेगा। और चूंकि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एटम कर रहा है यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला कि एक जैसे एलिमेंट के, मतलब जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसके सभी एटम कैसे होंगे, हमेशा एक जैसे ही होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते कि यहाँ के हाइड्रोजन का अलग है, आपके क्षेत्र के हाइड्रोजन का अलग है। फिर इन्होंने बोला कि डिफरेंट अगर एलिमेंट है तो उनके एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बोला कि जो एटम है अगर वो किसी कंपाउंड का है, जैसे वाटर का एटम है H2O है, इनका इस कंपाउंड का एक एटम लेंगे, मतलब उसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, एक मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको। तो अगर हमने उसको लिया तो इन्होंने बोला कि वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फिर अगली चीज इन्होंने बोली कि जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो कंबाइन होते हैं। एटम्स हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन होंगे, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एटम्स क्या है, कंबाइन होंगे होल नंबर्स में और एक नया कंपाउंड बना देंगे। जैसे हम बात करें H2O
H2O की, ठीक है। तो फिक्स है, एक पर्टिकुलर उनका रेशियो है। तो इन्होंने बोला कि एटम्स हमेशा एक रेशियो में एडअप होंगे, कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, और उसका रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे हमने वाटर बोला H2O, तो वाटर का रेशियो हमेशा फिक्स है। वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का कैसा, 1 एटम है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। जहां जहां भी वाटर फॉर्म होगा वो H2O ही होगा। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा कि एटम्स का जो है रेशियो वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो उन्होंने, डाल्टन साहब का जो कंक्लूजन था दैट वाज कि ऑल द मैटर्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब उसके बाद उन्होंने सारी पॉस्टुलेट्स दे दिए कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है, ये इंडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं करते। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट कौन लेता है, एक एटम ही पार्ट लेता है। इसके बाद सेम एलिमेंट के सेम एटम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम होंगे। इसके बाद जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड बन रहा है, अगर वो फिक्स रेशियो से बन रहा है एटम्स के जुड़ने पे, तो वो हमेशा वैसे ही बनेगा, उसमें उसका रेशियो कभी नहीं बदलेगा। एक कंपाउंड जिस रेशियो से फॉर्म हुआ है हमेशा उसी रेशियो से फॉर्म होगा। तो इतनी सब बातें किसने कही, ये डाल्टन ने कही। नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने रिसर्च करके एक लॉ दिया और उसको बोला लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर इन्होंने 2 बातें बताई। पहली बात इन्होंने बोली, ये थे उनके कंक्लूजन से 2 चीजें निकल के आई। क्या निकल के आया, पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरी निकल के आई लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब लॉ ऑफ केमिकल, इन्होंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में 2 और नियम बताए, 2 निष्कर्ष बताए, 2 कंक्लूजन्स बताए। कंजर्वेशन शब्द का मतलब, जहां भी कंजर्वेशन शब्द है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, उस चीज का बचाव हो रहा है। तो मास का क्या हो रहा है, संरक्षण, कंजर्वेशन हो रहा है। इसका मतलब है, बोल चुके हैं कंजर्वेशन की, कोई भी मास है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे 2 चीजें ली हमने, 2 रिएक्शंस, 2 पदार्थ लिए हमने कोई से भी, और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया और सोडियम कार्बोनेट लिया, दोनों ही एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब दोनों को हमने एक मिक्सचर बनाया तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जितना उनका अलग अलग मास होगा और जब वो ऐड होंगे, मिक्सचर बनेंगे, तो उनका टोटल मास उन दोनों अलग अलग मास के सम के बराबर होगा। तो यही चीज है कि मास क्या है, ना तो खत्म होगा और ना ही क्या होगा, उत्पन्न होगा। ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बस कैसा होता है, कंजर्व होता है। तो ये पहला नियम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और दूसरा नियम है, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये चीजें क्या हो रही होंगी, वहां फॉलो हो रही होंगी। ये नियम फेल नहीं हो सकते, ये नियम फेल नहीं हो सकते, ये चीजें होंगी तभी ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। दूसरा है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब हर कंपाउंड के बनने का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है एटम्स के जुड़ने का। जैसे वही वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन का लॉ है कि हमेशा ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि अभी वो किसी अलग तरीके से जुड़ के वाटर, जैसे H3O हो करके वाटर बन रहा है, कहीं H2O हो करके, ऐसा नहीं है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा और उसी प्रोपोर्शन में वो ऐड होगा। तो ये दोनों लॉ जब एप्लीकेबल होंगे तभी वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। एटम के बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करें, सो दिस इज एटम, ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद
हम जानते ही हैं कि अभी तक हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 118 एलिमेंट्स, जिनमें से 98 कैसे हैं, जो नेचुरली हमें मिलते हैं प्रकृति में, प्राकृतिक हैं जो, और इसके बाद जो है लगभग 20 एलिमेंट्स वो कैसे हैं, मैन मेड हैं। तो इन एलिमेंट्स को हमने एक टेबल में पुट अप किया है, जिसको कौन सी टेबल बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इस टेबल में पुट किया है, और किस बेसिस पे किया है, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, उनमें जितने प्रोटॉन है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस तरीके से उस टेबल में हमने एटम्स को पुट किया है। नेक्स्ट, इस एटम की अगर साइज की बात करें तो एटम की साइज जो है वो नैनोमीटर्स में होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1 लिख के, और कितने शून्य रखने हैं आपको, 9 शून्य। 1 का 1 का इतनेवां हिस्सा, जब हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, मतलब क्या होता है, एक चीज के आधे आधे 2 टुकड़े। ऐसी 1 के इतने सारे जब आप टुकड़े करोगे तो वो जो एक सिंगल टुकड़ा होगा दैट इज 1 नैनोमीटर। और एटम्स की साइज कितनी होती है, लगभग नैनोमीटर्स में होती है। तो इतने छोटे एटम्स होते हैं, मतलब एक कॉपी का जो पेज है, सिंगल पेज, उसमें मिलियंस ऑफ एटम है, उतने पतले में। हमारे जो नेल्स हैं उनकी मोटाई में तो उतनी मोटाई में मिलियंस ऑफ एटम्स रहते हैं। क्लास will be of periodic table as well as will be of these many topics which are going to be left in